जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे फिर से हम लोग हिंदी, और हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 होगा, जो कि 3 ऑलरेडी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है आपका। ठीक है, असंगत की पहचान करना है, तो आप खुद से देखिए आपका कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे ह है तो ह कंठ से बोला जाता है, बिल्कुल। ये देखिए, ये इसका उच्चारण करते हैं ना, तालव्य स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई साहब? तालव्य स, यानी कि तालव्य से बोला जाता है, तो ये जो है तालव्य से बोला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग जो है ठ, ठ, यानी कि जैसे कि क है, च है, ट है, त है, और उसके बाद से प, इतने वर्ग होते हैं। इसको बोला जाता है कंठ से, यानी कि के से याद रखते हैं। इसको बोला जाता है तालु से, टी से याद रखते हैं। इसको बोला जाता है मूर्धा से, एम से याद रखते हैं। ठीक है, मूर्धा से एम से याद रखते हैं। और इसको बोला जाता है ओ का मतलब ओष्ठ से बोलते हैं, सॉरी, के टी एम डी बोला जाता है इसको, जिसको दंत से बोला जाता है। त थ द किसे बोला जाता है? दंत से। और प फ ब भ किसे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो आप के टी एम डी और ओ ध्यान रखिएगा, आप आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स आया है, तो इसको स को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दंत्य स। क्या बोलते हैं भाई साहब? दंत्य स इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब दांत से बोला जाएगा आपका। तो ये दिया है ओष्ठ से, और यही हमारा असंगत है, यानी कि यही हमारा क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा विवरण चिन्ह है। ठीक है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह को मैंने कई बार आपको बताया भाई साहब, ये जो चिन्ह होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? विवरण चिन्ह कहा जाता है। ये जो होता है इसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं, या उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो होता है आपका कौन सा होता है? इसको बोलते हैं कॉमा। इसको क्या बोलते हैं? कॉमा, यानी कि अल्प विराम। क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्प विराम बोलते हैं। और जो 3 डॉट, देखिए 3 डॉट तो नीचे होता नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब, 3 डॉट कहीं पे नहीं दिया रहता है आपका। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। अर्ध विराम, अल्प विराम, समझ रहे हैं ना? तो ये जो सिंगल नीचे लगता है अल्प विराम, और अर्ध विराम एक ऊपर और एक अल्प विराम जिसे नीचे लगता है, तो इसको अर्ध विराम कहा जाता है। ठीक है, एक उप विराम होता है, यानी कि 2 डॉट अगर दिखा दिया जाए तो ये जो होता है ना, ये उप विराम होता है। एक योजक चिन्ह होता है माता और पिता में, यानी कि छोटा सा जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने बताया था भाई कि शब्द शुद्धि में ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। जिजीविसा क्या है? जिजीविसा। तो आप खुद से बताइए कि आपका कौन सा आंसर होगा। तो मेरे भाई, मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। मैंने भी बताया था कि जो वाल्मीकि लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध है भाई साहब, वाल्मीकि हो गया आपका। ठीक है ना, तो वाल्मीकि भी जो है हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था, समझ रहे हैं ना? तो कुछ ऐसे शब्द होते, वाल्मीकि बताया था, उसके बाद से उज्ज्वल भी बताया था आपको। क्या बताया था? उज्ज्वल भी बताया था। ठीक है, उज्ज्वल भी आपको बताया था, आशीर्वाद भी आपको बताया था। तो बहुत अच्छे अच्छे जो है मैंने बताया था, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कवियत्री भी बताया था। ठीक है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक मतलब एक समूह को बताती है। राम नाम को बता रहा है तो व्यक्तिवाचक होगा। हिमालय, हिमालय को बता रहा है, यानी कि हिमालय में बहुत सारे हिमालय हैं। ठीक है ना, हिमालय यानी कि पर्वत पठार जो है, अगर हिमालय का नाम स्पेशल ले रहा है तो सब व्यक्तिवाचक ही होगा। अनाज की बात करें तो अनाज क्या होगा? पदार्थवाचक हो जाएगा। जो नापने तोलने वाली सामान होती है पदार्थवाचक होती है। हाँ, सेना, सेना की एक टुकड़ी होती है भाई साहब, बहुत सारे ग्रुप होते हैं उसमें शामिल, समझ रहे हैं ना? तो उसी को सेना कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना सेना ही कहलाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम, निज तो होगा खुद से, आप से भी होगा और खुद से होगा, लेकिन हम, ये निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम जो है भाई साहब नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो है क्या? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें भाई साहब कि हम क्या है, कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है? यानी कि जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं ना आपके। तो बताइए हम किस में आएगा? हम किस में आएगा, पता है ना? मैंने बताया भी है भाई साहब। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यह कुशाग्र कौन है? अब विद्यार्थी कैसा है? कुशाग्र है ना, तो जब भी कैसा से प्रश्न मिलता है तो मेरे भाई कौन सा होता है? तो जब भी कैसा करके प्रश्न मिलता है ना, तो हमेशा गुण को बताता है, रूप रंग आकार का बोध कराता है, वही गुणवाचक विशेषण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो है परिमाण को बताता है, यानी कि कितना से प्रश्न करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा ना मेरे भाई, कितना से अगर प्रश्न करते हैं उसका आंसर अगर मिलता है तो परिमाण बोधक आंसर होता है आपका। ठीक है, यानी किसी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम प्रयोग होता है तो वो आपका सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है ना। तो संख्यावाचक मतलब जो संख्या होता है कि संख्या का मतलब संख्या को जो बताएं, जिसमें एक निश्चितवाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित वाचक विशेषण भी होता है कि नहीं होता है। निश्चित और अनिश्चित होता है ना संख्यावाचक में, क्रमवाचक भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बात करते हैं आगे, ज़्यादा टाइम न देते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हुआ होती है, तो सभी को पता है प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी दूसरे से क्या किया जाता है भाई साहब, करवाया जाता है। अरे जो दूसरे से करवाता है वही तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना। बिल्कुल सर, जो दूसरे से काम करवाता है ना वही आपकी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका मतलब क्या, गिरना खुद दूसरे से करवा रहे हैं नहीं भाई साहब, गिराना अगर कहता तो सही रहता, बोलाना अगर सही होता तब जो है ये होता आपका, कहना कहवाना रहता तब होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी कि सुनाना। समझ रहे हैं ना। अपने न कर कर, यानी कि जब करता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। चलिए अगला देखिए। अगला है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। सही बात है ना, पढ़ भी रहे हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिन रात समय को बता रहा है ना भाई, किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। तो समय को बताएगा तो इसका मतलब कौन सा क्रियावाचक विशेषण हो जाएगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, यानी कि कालवाचक बोले तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दिए गए वाक्यों विकल्पों से रेखांकित शब्दों के एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। इसका बोला है कि उसका चयन कीजिए। किसका चयन करना है, ध्यान रखना, एक वचन में ही जो प्रयुक्त होता है। तो उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन में बड़ा लाभान्वित हुआ है। देखिए दर्शन, यहाँ पे देखिए दर्शन और वर्षा, तो वर्षा हुई है, वर्षा हुई है क्या एक वचन है, वर्षा हुई है नहीं भाई साहब, वर्षा हुई है ना। अगर आ आता है तो ज़्यादातर, जैसे कि दर्शन होता है हम पढ़े हैं, अक्षत भी होता है, ओठ भी होता है, और एक बहुत फेवरेट प्राण भी होता है। यानी कि ये शब्द जहाँ पे आता है ना ये सभी बहुवचन होते हैं, पर ये जो है आपका बहुवचन नहीं है। ठीक है, ये हमेशा जो है किस वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, और वो है आपका वर्षा। क्या मेरे भाई, वर्षा, वर्षा हुई है। ठीक है ना, वर्षा हुई है, वर्षा हुए हैं नहीं, वर्षा हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी छोटी का मात्रा आता है तो हमेशा सिंगुलर में ही होता है, यानी कि एक वचन में ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण मतलब जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे रामू खाना खा रहा था, तो रहा था ना आया है, इसका मतलब हुआ कि सर ये अभी क्रिया जारी है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है, तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें कि जो है अगला है कि माँ खाना बना चुकी है। माँ खाना बना चुकी है मेरे भाई, ये क्या है, तो बना चुका है, चुकी है, तो ये जो आता है किस में आता है, ये आता है पूर्ण वर्तमान काल। किस में आएगा मेरे भाई, ये पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। मुझे बाहर जाना है, तो ये है आपका वर्तमान काल। कौन सा भाई साहब, ये वर्तमान काल है। ठीक है, और बात करें कि हम घूमने जाएंगे, यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो ये है आपका सामान्य भविष्य काल। क्या है मेरे भाई, सामान्य भविष्य काल है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, वह आए तब मैं जाऊं। तो जब भी आता है ना भाई, तो ध्यान रखिएगा वो होता है हेतु मध्य भूत भविष्य काल। आपसे पूछो कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना ये भविष्य काल आपके 3 प्रकार का होता है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, कमेंट करके बताइए। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा रूप है, तो राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। तो एक कर्ता के अनुसार ये इसके क्रिया प्रयोग की गई है, और जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया लिंग या कर्म में उसके परिवर्तन होता है ना, कर्ता के अनुसार अगर उसके क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कर्तृवाची कहा जाता है। यानी कि इसमें कौन सा वाच्य होगा मेरे भाई, कर्तृवाची होगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, राम आम खाता में कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा मेरे भाई। ठीक है, बोलिए बात आपको समझ में आई है। कर्म जिसमें क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव कर्म में पड़ता है तो आपका कर्मवाचक हो जाएगा, और जिसका ना तो क्रिया पे पड़ेगा ना तो कर्म पे पड़ेगा वो आपका भाववाचक होता है। ठीक है, अगला देखें और इसको बताएं। माँ के लिए
दवा ले आओ। वाक्य में रेखांकित शब्द है के लिए, तो माँ के लिए यानी कि संप्रदान के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोले तो इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारक होगा संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। पसाड़, पसाड़ का पाहन यानी कि पत्थर ही होता है, बिल्कुल सही है। रात्रि निशा, देखिए दोनों एक ही दिया है। रात्रि का मतलब क्या होता है, रात्रि की बात करें मेरे भाई तो रात्रि का क्या होता है, तो रात्रि का होता है रात। क्या होता है, रात होता है। और निशा मतलब भी रात होता है। इसका मतलब असंगत आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। शुकर का सुअर सही है, नृत्य का नाच भी सही है, केवल बी जो है गलत है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तो कौन सा प्रत्यय कहलाता है। देखिए, जब संज्ञा और सर्वनाम में लगता है ना प्रत्यय, तो उसको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय। और जो क्रिया में लगता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। जैसे रोना, रोना से रुलाना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो होता है ये कौन सा प्रत्यय होता है, कृदंत, यानी कि क्रिया से बना हुआ। अब देखिए अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। स्वजन का दुर्जन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार, संक्षेप का विस्तार। बताएं इसमें कौन सा जो है शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है। तो मेरे भाई ये वाला शुद्ध नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि ये वाला। स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, स्वजन का ध्यान रखिएगा परिजन होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्वजन का होता है, दुर्जन नहीं बल्कि परिजन होता है। ठीक है ना। दुर्जन किसका होता है, सज्जन का होता है। अरे दुर्जन किसका होता है, ध्यान रखिएगा, दुर्जन जो होता है मेरे भाई वो सज्जन पुरुष का होता है। कहते हैं ना कि दुर्जन है, ये सज्जन पुरुष है भाई साहब। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सृजन का संहार होता है, ध्यान रखें, सृजन का संहार होता है। श्याम का संक्षेप का विस्तार होता है, श्याम का श्वेत होता है। ठीक, बाकी सब तो जानते ही हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा शब्द जो है शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो शत्रु का पर्यायवाची मतलब देखिए ऑप्शन भी देखेंगे ना, तो कुमार की बुरा मार्ग हो जाएगा। सारंग हिरण का पर्यायवाची होता है। कुपात्र अयोग्य व्यक्ति होता है, ठीक है, उसी को कुपात्र कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि शत्रु का जो पर्यायवाची होगा मेरे भाई वो होगा आपका अरि। क्या होगा, अरि होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरह से कोयल का पर्यायवाची तो आप बता ही सकते हैं, काक कौवा का होता है, उरग सांप का होता है, सारंग हिरण का होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है कि खग शब्द का जो है अर्थ नहीं है, ये पूछा है नहीं है। तो द्विज भी होता है, खग का मतलब पक्षी भी होता है, पखेरु होता है, पता है ना, प्राण पखेरु उड़ गए। तो मृदुल इसका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मृदुल मतलब क्या होता है भाई साहब, मृदु मतलब होता है कोमल। क्या होता है, मृदु माने कोमल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो देखिए अज्ञेय शब्द का मतलब होता है जिसे क्या न किया जा सके, जिसे रोका न जा सके, नहीं भाई साहब, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे अज्ञेय शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी जिसे देखा ना जा सके अदृश्य होता है। ठीक है, जिसे रोका न जा सके वो अनिवार्य होता है। ठीक है, और जिसे सुना न जा सके अश्रव्य होता है। ठीक है, तीनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके। देखिए अब जीतने की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जिसे जाना ना सके, अगर नहीं जान रहे हैं तो उसको अज्ञेय कहते हैं, पर जिसे जीता ना जा सके ना वो हमेशा अजेय होता है भाई साहब। क्या होता है, अजेय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे अनंत कहते हैं। अरे जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। और जो गाया ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो गाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, अज्ञेय कहा जाता है। और अगाध क्या होता है, तो सर अगाध होता है जो बहुत गहरा हो। ध्यान रखिएगा, जो बहुत गहरा होता है उसी को क्या कहते हैं, अगाध कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आप जो है हल करिए और बताइए इसका आंसर। पूछा है इसमें कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे क्या कहलाती है, अभिनेता। जो व्याकरण का जानकारी हो व्याकरण कहलाती है, जानता हो व्याकरणिक कहलाता है। आंखों से परे प्रत्यक्ष होता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो मेरे भाई वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं, उसे प्रत्यागत बोलते हैं।
ठीक है। प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ, उसी को प्रत्यागत कहा जाता है। यानी कि सही युग्म पूछा है ना, तो सही युग्म आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहा जाता है। आँखों से परे अप्रत्यक्ष होता है भाई साहब, जो आँखों से परे होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष होता है, या इसी को परोक्ष भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। परोक्ष बहुत गड़बड़ होती है, बहुत बार पूछा जाता है भाई साहब, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, उसके बस इसी में और दिया है ना, जो व्याकरण जानता हो वो वैयाकरण होता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है मेरे भाई, उसे वैयाकरण कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे, तो जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिनेता नहीं, अभिनय करे, स्त्री की बात हो रही है, अभिनेत्री हो जाएगी, क्या होगी, अभिनेत्री हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हमारे साथ होती हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी कोई और छूट रहा है मेरे भाई, और कोई छूट नहीं रहा है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो मेरे भाई जब भी य के बाद से या व के बाद से आधा त दिखे ना, तो हमेशा जो होती है यड़ संधि होती है, क्या होती है, यड़ संधि होती है, ये ध्यान रखना है आपको। गुण संधि में ए का मात्रा होगा या ओ का मात्रा होगा, वृद्धि संधि में आय का मात्रा होगा या औ का मात्रा होगा, ठीक है। और अयाद्य संधि में पूरा यह होता है और पूरा वह होता है, ये कभी इसको पहले आधे शब्द नहीं लगते हैं, ठीक है, बहुत कम चांस होगा लगने को भी। चलिए, तो उसे कहा जाता है। अब इसमें बोला है पयोधि का संधि विच्छेद होगा, तो पय धन धी होता है भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सीधा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास सही नहीं है। सज्जन अच्छा है जो व्यक्ति, यानी कि देखा जाए तो इसमें कौन सा समास है, सज्जन में मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसमें कर्मधारय समास है। सज्जन मने अच्छा है जो पुरुष, उसी को तो कहा जाता है सज्जन, कर्मधारय समास है। अष्टध्यायी यानी कि जो संख्या को बताता है वो द्वंद्व नहीं मेरे भाई, वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। यथामति जब भी इसका पहले उपसर्ग लगे या प्रत्यय लास्ट में उपसर्ग लगता है ना, तो उपसर्ग रहित जो भी होते हैं वो कौन सा समास होते हैं, तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास होते हैं। शरणागत, शरण में आगत, तो ध्यान रखिए शरण में आगत यानी कि में आ रहा है ना, अधिकरण तत्पुरुष है, यानी कि यहाँ पे जो है बिल्कुल सही दिया है मेरे भाई, ये अधिकरण तत्पुरुष होगा आपका। बाकी सभी की व्याख्या अच्छे से हमने की, कहीं दिक्कत नहीं भाई साहब। अगला देखें, यह है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, चलिए देखिए, मेरा पुस्तक अच्छा है, मेरा पुस्तक नहीं, यहाँ पे मेरी पुस्तक होनी चाहिए, कि मेरी पुस्तक जो है अच्छी है, ठीक है। आपकी नाक कट गई, ये इसकी बात छोड़ दें, आपका नाक कट गया, नहीं आपकी नाक कट गई, यानी कि यही सही होगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। और गुलाब की रंग लाल है, गुलाब के रंग लाल नहीं है, गुलाब का रंग लाल है, क्या हो जाएगा, का होगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। अगला, अचानक घबरा जाना, अर्थ के निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का कौन सा विकल्प है। अचानक घबराना का मतलब क्या होता है, भीगी बिल्ली बन जाना, क्या बन जाना भाई साहब, नहीं ये भी नहीं होगा। अचानक घबराना का मतलब होता है हाथों के तोते क्या करना, उड़ाना, ये ध्यान रखिएगा। हाथों के तोते क्या करना, हाथ में से तोते उड़ा देना, मतलब कि बहुत ही क्या हो जाना मेरे भाई, बहुत ही घबरा जाना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अचानक घबरा जाना या भयभीत होना, ठीक है। हक्का बक्का रह जाना का अर्थ यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, ये होगा आपका। भीगी बिल्ली बनने का अर्थ निराश हो जाना होता है, ठीक है, भीगी बिल्ली बनने का अर्थ क्या होता है, निराश हो जाना होता है। अपने पाप पे कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपने पैर पे ही अपने आप को ही धोखा में डालना, ठीक है। जैसे कि अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो भाई अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना, पैरों पे। फूले काश मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो भाई जब भी जनु मनु मानो आ जाए ना, तो हमेशा कौन सी संधि होती है, अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी को पता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शोक किसका होता है, करुण का होता है। विभत्स भयानक का भय होता है। और श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाता है श्रृंगार भाई साहब, ठीक है ना। श्रृंगार का क्या होता है, तो श्रृंगार का रति आपका होता है, ठीक है।
हास्य का पूछ दिया है तो सभी को पता है हास्य का क्या होता है, हास होता है। तो मेरे भाई फिर से समझ में आए आपको अच्छे से और 30% तो प्लीज़ शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।